रात के 3 बजे हैं। पूरी दुनिया सो रही है, लेकिन आप अब भी जाग रहे हैं। ये खामोशी, ये अंधेरा, ये सन्नाटा कुछ तो कह रहा है। स्वागत है आपका इट्स 3 AM में। यहाँ हम सुनाते हैं वो कहानियाँ जो नींदें उड़ा दें, जो दिल की धड़कनें बढ़ा दें, जो अंधेरे में छुपे सच को उजागर कर दे। सच्ची डरावनी घटनाएं, मन को हिला देने वाली हॉरर स्टोरीज, भूत प्रेत, टोने टोटके और लोक कथाएं, और वो सब जो अंधेरे में सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगर हिम्मत है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रात के 3 बजे असली कहानियाँ शुरू होती है। गहरी सांस लीजिए, अंधेरे में उतरने का वक्त आ गया है। चलिए शुरू करते हैं। शमशान घाट का रहस्य। रात के 11 बज चुके थे। शहर की चहल पहल अब धीमी पड़ चुकी थी, लेकिन राहुल के दिल की धड़कनें तेजी से दौड़ रही थी। वो एक युवा पत्रकार था और उसकी आंखों में हमेशा कुछ नया खोजने की चमक रहती थी। आज उसकी तलाश उसे शहर के बाहरी छोर पर स्थित उस पुराने शमशान घाट तक ले आई थी, जिसके बारे में गांव के लोग फुसफुसाते थे कि वहां रात में आत्माएं घटकती हैं। पागल है तू राहुल, उसके दोस्त रवि ने फ़ोन पर कहा था। उस शमशान घाट पर कोई रात में नहीं जाता, वहाँ से कभी कोई लौट कर नहीं आया। राहुल ने बस मुस्कुरा दिया था। वो तर्क और विज्ञान पर विश्वास करता था, लेकिन उसे कहानियों में भी दिलचस्पी थी। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ मन का वहम है, और वो इस बात को साबित करना चाहता था। उसके पास एक कैमरा, एक टॉर्च और एक छोटा सा बैग था जिसमें पानी की बोतल और कुछ स्नैक्स थे। शमशान घाट तक पहुंचने का रास्ता कच्चा और ऊबड़ खाबड़ था। दोनों ओर घने पुराने बरगद के पेड़ थे, जिनकी जड़ें ज़मीन से ऊपर निकली हुई थीं, जैसे कोई कंकाल हाथ फैलाए हों। हवा में एक अजीब सी नम और राख जैसी गंध फैली हुई थी, जो सीधे दिल में उतर जाती थी। जैसे ही वो शमशान घाट के मुख्य द्वार पर पहुंचा, उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। ऐसी शांति जो डरावनी थी, क्योंकि वो किसी भी आवाज़ को निगलने वाली थी। मुख्य द्वार पर एक पुराना जंग लगा बोर्ड लटका था, जिस पर शमशान घाट लिखा था, और नीचे कुछ धुंधले अक्षरों में चेतावनी थी, जिसे राहुल पढ़ नहीं पाया। द्वार आधा खुला था और अंदर घना अंधेरा था। दूर से उसे एक धीमी चरमराती हुई आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई लकड़ी जल रही हो। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। फर्श पर राख और जली हुई लकड़ियों के टुकड़े बिखरे थे। कुछ दूरी पर उसे कुछ चिताएं दिखाई दी, जिनमें से एक अभी भी धीमी आग के साथ जल रही थी। आग की लपटें हवा में नाच रही थीं और उनका धुआं आसमान में एक अजीब सी आकृति बना रहा था। कोई तो है यहाँ, राहुल ने फुसफुसाया। वो चिता के पास पहुंचा। एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसकी पीठ उसकी ओर थी, चिता में लकड़ी डाल रहा था। उसकी चाल धीमी और थकी हुई थी। नमस्ते, राहुल ने कहा। बूढ़ा व्यक्ति धीरे से मुड़ा। उसकी आंखें गहरी और थकी हुई थीं और उसके चेहरे पर अनगिनत झुर्रियाँ थीं। नमस्ते बाबूजी, इतनी रात को यहाँ? मैं पत्रकार हूँ, राहुल ने बताया। कुछ जानकारी चाहिए थी इस जगह के बारे में। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई खुशी नहीं थी। यहाँ जानकारी नहीं, सिर्फ शांति मिलती है, या कभी कभी अशांति। अशांति? राहुल ने पूछा। हाँ, बूढ़ा व्यक्ति बोला। कुछ आत्माएं यहाँ भटकती हैं, जिन्हें मुक्ति नहीं मिली, खासकर राधा की आत्मा। राधा? राहुल ने जिज्ञासा से पूछा। बूढ़ा व्यक्ति चिता की ओर मुड़ा। बहुत साल पहले की बात है बाबूजी। एक लड़की थी राधा, सबसे सुंदर लड़की। उसे एक लड़के से प्यार था, लेकिन लड़के ने उसे धोखा दे दिया। राधा गर्भवती हो गई और गांव वालों ने उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया। शर्म और अपमान से भरी राधा ने इसी घाट पर अपनी जान दे दी, लेकिन उसे यहाँ जलाया नहीं गया, बल्कि उसके परिवार ने उसे नदी में बहा दिया, ताकि उसकी बदनामी मिट जाए। उसकी आत्मा तब से यहीं भटक रही है। उसे मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि उसकी अंतिम संस्कार की रस्में पूरी नहीं हुई थी। राहुल को ये कहानी सुनकर थोड़ी सिहरन महसूस हुई, लेकिन उसने खुद को संभाला। ये तो सिर्फ कहानियाँ हैं बाबा। कहानियाँ नहीं बाबूजी। रात में, खासकर पूर्णिमा की रात को, उसकी आवाज़ सुनाई देती है। कभी कभी उसकी परछाई भी दिखती है। बूढ़ा व्यक्ति अचानक चुप हो गया।
उसने आसमान की ओर देखा। मुझे अब जाना होगा बाबूजी, सुबह फिर आऊँगा। और बिना किसी और बात के वो धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। राहुल को लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। राहुल ने अपनी टॉर्च चिता की ओर घुमाई। आग अब धीमी पड़ चुकी थी और हवा में राख की गंध और तेज हो गई थी। उसने अपने कैमरा से कुछ तस्वीरें ली। जैसे ही उसने एक तस्वीर खींची, उसे लगा जैसे चिता से एक ठंडी हवा का झोंका उसकी ओर आया हो। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो धीरे धीरे शमशान घाट के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ने लगा। वहाँ कुछ पुरानी टूटी फूटी मूर्तियाँ थीं और एक छोटा सा खंडहर मंदिर था। मंदिर के अंदर घना अंधेरा था। राहुल ने टॉर्च मंदिर के अंदर घुमाई। धूल और मकड़ी के जाले हर जगह थे। बीच में एक शिवलिंग था जो काई से ढका था। अचानक उसे लगा जैसे शिवलिंग के पीछे से कोई आवाज़ आई हो, एक धीमी सिसकती हुई आवाज़। कौन है? राहुल ने पूछा। उसकी आवाज़ में हल्की घबराहट थी। कोई जवाब नहीं आया। सिसकने की आवाज़ और तेज़ हो गई, जैसे कोई दर्द में हो। राहुल ने हिम्मत की और शिवलिंग के पीछे देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन ज़मीन पर उसे एक पुराना सूखा हुआ गुलाब का फूल मिला। फूल इतना पुराना था कि वो लगभग राख बन चुका था। राहुल ने फूल को उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, फूल उसकी उंगलियों में बिखर गया और हवा में एक मीठी लेकिन अजीब सी गंध फैल गई, जैसे कोई बहुत पुरानी इत्र हो। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। राहुल तेजी से मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कनें अब बेकाबू हो चुकी थीं। उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। वो मंदिर से बाहर निकला। शमशान घाट अब और भी ज़्यादा सुनसान लग रहा था। चांद बादलों की ओट से पूरी तरह बाहर आ चुका था और उसकी तेज़ रोशनी में सब कुछ एक अजीब सी नीली चमक ले रहा था। राहुल ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। ये सब सिर्फ मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया। थकान की वजह से हो रहा है। उसने अपनी आंखें खोली। ठीक उसके सामने, जहाँ चिता जल रही थी, उसे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। आकृति एक महिला की थी, जिसके बाल खुले थे और वो सफ़ेद साड़ी पहने थी। वो चिता के पास खड़ी थी और उसकी पीठ राहुल की ओर थी। राधा? राहुल ने फुसफुसाया। आकृति धीरे से मुड़ी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें गहरे गड्ढों जैसी थीं और उनमें एक असहनीय दर्द और उदासी थी। उसके होंठ खुले थे, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। राहुल वहीं जम गया। उसके पैर कांप रहे थे और वो 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। उसे लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई हों। आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके हर कदम के साथ हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी और राख की गंध और तेज हो रही थी। उसे लगा जैसे उसके शरीर का सारा खून जम गया हो। मुक्ति! एक धीमी दर्द भरी आवाज़ उसके कानों में गूंजी। मुक्ति चाहिए। राहुल ने हिम्मत की और चिल्लाया, कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहती हो? आकृति उसके ठीक सामने रुक गई। अब उसका चेहरा थोड़ा और स्पष्ट था। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। अंतिम संस्कार, मेरा अंतिम संस्कार। आवाज़ और तेज़ हो गई, जैसे वो रो रही हो। मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे शांति चाहिए। राहुल को याद आया बूढ़े व्यक्ति की बात। राधा को नदी में बहा दिया गया था। उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, राहुल ने कांपते हुए कहा। कैसे? क्या करूँ? आकृति ने अपना हाथ उठाया और एक पुरानी टूटी हुई कुल्हाड़ी की ओर इशारा किया, जो पास की एक दीवार के सहारे रखी थी। कुल्हाड़ी पर जंग लगी थी और वो लगभग ज़मीन में धंसी हुई थी। राहुल ने कुल्हाड़ी की ओर देखा। उसे कुछ समझ नहीं आया। क्या करना है इससे? आकृति ने अपना हाथ नीचे किया और फिर से अपने गले की ओर इशारा किया, जैसे वो खुद को मारने का संकेत दे रही हो। उसके चेहरे पर दर्द की एक नई लहर दौड़ गई। राहुल को लगा जैसे उसे कुछ समझ आ रहा है। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें जलाऊं, तुम्हारा अंतिम संस्कार करूं? आकृति ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब दर्द के साथ साथ एक उम्मीद की चमक भी थी। राहुल ने कुल्हाड़ी उठाई। वो भारी थी और उसके हाथों में कांप रही थी। उसे पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन उसे लगा कि यही एकमात्र रास्ता है इस आत्मा को शांति देने का।
उसने चिता की ओर देखा जो अब लगभग बुझ चुकी थी। उसे और लकड़ी चाहिए थी। उसने कुल्हाड़ी से पास के एक सूखे पेड़ की टहनी काटने की कोशिश की। टहनी कठोर थी और उसे बहुत जोर लगाना पड़ा। जैसे ही उसने टहनी काटी, एक तेज हवा का झोंका आया और प्रेत आत्मा की आकृति और ज़्यादा स्पष्ट हो गई। वो अब ठीक उसके बगल में खड़ी थी, जैसे उसे देख रही हो, उसे प्रेरित कर रही हो। राहुल ने कुछ और टहनियाँ काटी और उन्हें चिता पर रखा। उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला और आग जलाने की कोशिश की। लाइटर काँप रहा था और पहली बार में आग नहीं जली। जलो जलो, प्रेत आत्मा की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। राहुल ने फिर कोशिश की और इस बार एक छोटी सी लौ जली। उसने लौ को चिता पर रखा। सूखी लकड़ियां धीरे धीरे आग पकड़ने लगी। जैसे जैसे आग की लपटें तेज होती गईं, प्रेत आत्मा की आकृति और ज़्यादा स्पष्ट होती गई। वो अब पूरी तरह से राधा की तरह दिख रही थी, एक सुंदर लेकिन दर्दनाक चेहरे वाली युवती। उसकी आंखों में अब कोई दर्द नहीं था, सिर्फ शांति थी। धन्यवाद, राधा की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। एक ऐसी आवाज़ जिसमें अब कोई दर्द नहीं था, सिर्फ आभार था। मुक्ति मिल गई। आग की लपटें ऊंची उठने लगी और राधा की आकृति धीरे धीरे उन लपटों में विलीन होने लगी। उसका चेहरा अब मुस्कुरा रहा था। धीरे धीरे वो पूरी तरह से गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। राहुल वहीं खड़ा रहा, चिता की ओर देखता रहा। आग की लपटें अब तेज थी और उनका धुआं आसमान में ऊपर उठ रहा था। हवा में राख की गंध अब भी थी, लेकिन वो अब सड़ी हुई नहीं बल्कि शुद्ध लग रही थी। उसे लगा जैसे उसके कंधे से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। उसका डर गायब हो चुका था और उसकी जगह एक अजीब सी शांति ने ले ली थी। सुबह होने वाली थी। पूरब में हल्की रोशनी दिखाई देने लगी थी। राहुल ने अपने कैमरे की ओर देखा। उसने कोई तस्वीर नहीं खींची थी, लेकिन उसे पता था कि उसने जो देखा था वो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कहानी थी। वो धीरे धीरे शमशान घाट से बाहर निकला। अब उसे बरगद के पेड़ उतने डरावने नहीं लग रहे थे। हवा में अब कोई सड़ी हुई गंध नहीं थी, सिर्फ ताज़ी सुबह की हवा थी। जब वो मुख्य सड़क पर पहुंचा तो उसने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति वहीं बैठा था। सूरज की पहली किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। तो बाबूजी, मिल गई जानकारी? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ बाबा, बहुत कुछ मिल गया। बूढ़े व्यक्ति ने आसमान की ओर देखा। आज रात शमशान घाट शांत रहेगा। एक आत्मा को मुक्ति मिल गई। राहुल ने बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया और अपनी राह चला गया। वो जानता था कि अब वो कभी भी शमशान घाट को सिर्फ एक जगह नहीं मानेगा। वो जानता था कि वहाँ कुछ ऐसी कहानियाँ थीं जो सिर्फ महसूस की जा सकती थी और कुछ ऐसी आत्माएं थीं जिन्हें सिर्फ शांति चाहिए थी। ये थी आज की डरावनी कहानी इट्स 3 AM क्लॉक की ओर से। अगर इस अंधेरे में आपको भी कोई परछाई महसूस हुई हो तो समझ जाइए, ये तो बस शुरुआत है। ऐसी और भी खौफनाक और रहस्य से भरी कहानियों के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इट्स 3 AM क्लॉक। और हाँ, घंटी बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार जब घड़ी की सुई रात के 3 पर रुकेगी, हम फिर लौटेंगे एक नई सिहरन के साथ। हमें फॉलो करें और डर की इस दुनिया में हमारे साथी बने। फिर मिलेंगे अगली डरावनी रात में ठीक 3 AM पर।